हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, कार्बन एंड कंपाउंड्स। अब एक कार्बन एंड कंपाउंड जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर जरूर है और थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स, फिजिक्स के जो भी है या फिर केमिस्ट्री की जो भी है। ओके, अब देखते हैं कि कार्बन कंपाउंड के एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, बॉन्डिंग की कैपेसिटी क्या रहती है, किस तरह के वो बॉन्ड बनाता है या फिर कंपाउंड बनाता है, इसके डिटेल में भी जाएंगे। ये पूरा चैप्टर ही कार्बन के बेस है तो उसके कंपाउंड भी सीखेंगे, उसके आगे आईयूपीएसी से नेम क्या रहता है या फिर उसकी कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बनाता है, पूरा डिटेल में आज हम देखेंगे। पहले तो उसकी हिस्ट्री निकालते हैं, कार्बन की हिस्ट्री क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो देखते हैं। ओके, सो कार्बन का ये तो पता ही होगा 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, इसका 2 and 4, राइट। अब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये लास्ट शेल में रहता है, ये भी पता है आपको। अब लास्ट शेल में पता है तो लास्ट शेल में तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4। इसकी वैलेंसी 4 है। अब वैलेंसी 4 का मतलब क्या है, एक तो लॉस कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, या फिर वो गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक तो लॉस करेगा, एक तो गेन करेगा, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब लास्ट शेल में ये क्यों 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और लॉस करेगा, एक तो कौन सा भी एटम यदि स्टेबल होना है तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक तो ऑक्टेट माने 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए और तो डुप्लेट, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लास्ट शेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन ना हो तो 2 एटलीस्ट भी होनी चाहिए, तो ऑक्टेट और उसको डुप्लेट बोलते हैं, तभी कौन सा भी एटम स्टेबल हो पाएगा। स्टेबल माने उसका किसी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा, सही बात है ना। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन देना और 4 इलेक्ट्रॉन लेना ये किस तरह से कार्बन एटम करना है। अब जब तक कि ये तो पता है लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जब तक के रहते नहीं या फिर डुप्लेट और ऑक्टेट रहते नहीं, तब तक के कार्बन जो है स्टेबल नहीं माना जाएगा, वो भी ठीक है। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे देखते हैं हम, तो अंदर के साइड में मैंने के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और बाहर के शेल में कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब प्रोटॉन कितने होंगे बच्चों, 6 प्रोटॉन हो जाएंगे, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और आजू बाजू में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं, सपोज यदि उसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, केयरफुली सुनो बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने लॉस कर दिया कार्बन ने, तो अंदर के साइड में कितने रहेंगे, 2, इसका मतलब डुप्लेट हो जाएगा, एटम स्टेबल हो जाएगा। चलो ये भी बात ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन यदि उसको लॉस करना है, केयरफुली सुनो, 4 इलेक्ट्रॉन यदि उसको लॉस करना है तो उसकी कैपेबिलिटी में नहीं है कार्बन की, बिकॉज ऑफ 6 कार्बन एटम ऑलरेडी 6 प्रोटॉन अंदर की साइड में। अब वो जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहते हैं, नॉट सो इजी। 6 प्रोटॉन क्योंकि लॉस करे, इसका मतलब क्या है, एनर्जी लॉस करना, एनर्जी लॉस हो जाएगी उसकी। तो 6 प्रोटॉन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना इजी नहीं है, तो वो क्या करेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी ढूंढेगा, अरे यार मैं 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता हूं। तो उसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया,
गेन हो गया, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। वो जो 8 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन यदि वो गेन कर रहा है तो 6 प्रोटॉन के लिए उसके बॉन्डिंग में रखना या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगली रखना उसके बस में पॉसिबल है। तो ये भी है कि ये भी जो उसकी साथ में पॉसिबिलिटी है, इजी नहीं है। गेन करना और लॉस करना कार्बन के लिए इजी नहीं। पूरा इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन लेके जाओ वो भी इजी नहीं है उसके साथ में, क्योंकि एनर्जी लॉस ऑफ हो जाएगी। और गेन करने के लिए उसके इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना होना, वो इलेक्ट्रॉन डाइजेस्ट करने में, तो वो भी कार्बन केस में नहीं है। तो अब इस केस में क्या करेगा, एक तो दे भी नहीं सकता, एक तो ले भी नहीं सकता। तो अब इसके इसमें ये तो हो गया फ्लैशबैक ऑफ द कार्बन। अब थोड़ा सा बैकएंड में जाते हैं कि एग्जैक्टली बाकी के एटम्स क्या करते हैं। लाइक हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, या फिर नाइट्रोजन क्या करता है। वो भी सिर्फ वैलेंसी के बेस पे जरूर काम करते थे, इलेक्ट्रॉन के बेस पे सभी काम करते हैं, लेकिन कार्बन कैसे ट्रांजैक्शन करता है वो देखते हैं। कि पहले तो अपन हाइड्रोजन देखते हैं, बाद में ऑक्सीजन देखते हैं, बाद में नाइट्रोजन देखते हैं, राइट। दिस वन इज द हिस्ट्री। इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन वो दे भी नहीं सकता क्योंकि बैलेंस ही 4 है। 8 इलेक्ट्रॉन तो अंदर की साइड में 2 ही रह जाएंगे, तो एटम क्या होगा, स्टेबल, ठीक है। लेकिन वो 4 इलेक्ट्रॉन देना इसका मतलब एनर्जी लॉस करना, और 4 इलेक्ट्रॉन लेना तो उसका केमिकली जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी हम रख नहीं सकते क्योंकि 6 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, तो वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो थोड़ा सा और एग्जांपल ले लेते हैं, बाद में पूरा हिस्ट्री आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है। कार्बन तो हो गया भाई। आप देखते हैं हाइड्रोजन, आप देखते हैं हाइड्रोजन। पहले इनिशियल लेवल पे आराम से सीखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। हाइड्रोजन ये तो पता ही है, इसका मतलब उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये स्टेबल है नहीं है क्योंकि डुप्लेट भी नहीं है, ऑक्टेट तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो सॉरी डुप्लेट कंप्लीट करने में 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। इसका मतलब उसको क्या होना, 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, है ना, गेन करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। अब ये कैसा होगा, देखो H2 यदि मॉलिक्यूल बनता है बच्चों, H2, ठीक है, तो H2 कैसे बनेगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल। अब इसके पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ये जो हाइड्रोजन है इसको क्या बोलेगा भाई कि 1 इलेक्ट्रॉन मुझे ले ले, ओके, मैंने गेन करना। फिर इसका काम होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन बोलते ये इलेक्ट्रॉन मुझे भी दे दे, तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इससे इसका भी काम हो जाएगा और इसका भी काम हो जाएगा, राइट। तो इसका क्या कैसे बनेगा, इस तरह से, ये मैंने हाइड्रोजन क्या ले लिया, 2 हाइड्रोजन हो गए, एटम स्टेबल हो गया। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसका भी इलेक्ट्रॉन, खुद का भी 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा का भी 1 इलेक्ट्रॉन है, एटम स्टेबल हो जाएगा। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका सिंगल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि पेयर कितने बच्चे, इलेक्ट्रॉन के एक ही है, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या हो गया इसका, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये हो गया हाइड्रोजन के केस में, राइट। अब देखते हैं ऑक्सीजन के केस में और बाद में नाइट्रोजन के केस में। आराम से सीखते हैं। ये उतार लिया होगा, कॉपी कर लो अपने रजिस्टर में या फिर वीडियो पॉज करके लिखते रहे, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, 2 और 6, ठीक है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन,
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? गेन करेगा। अब इसका बॉन्डिंग देखते हैं O2 केस में। O2, ओके। अब O2 क्या करेंगे देखते हैं। ये ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन में 2 6 है, ठीक है। तो लास्ट शेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास भी सेम कैसे? 1 2 3 4 5 6। अब थोड़ा सा इस तरह से समझा तो मैं ये पेयर हटा देता हूं, ये पेयर हटा देता हूं, यहां पे उसका ये कर देता हूं। तो ये हो गया इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसकी ये पेयर हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे पेयर। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे नियरेस्ट ऑक्सीजन से, ठीक है। तो अब कैसे बॉन्डिंग बनेगी उसको? ये इस तरह की बॉन्डिंग बनेगी, ओके। अब काउंट अप कर देते हैं इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए स्टेबल, ठीक है। ये हो गए शेयरिंग, ये हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब वो जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है वो भी क्या करेगा? इससे शेयर करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हो गया इसके। अब सोचो कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितने पेयर इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए? 1 पेयर और 2 पेयर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। हाइड्रोजन का कैसा था? एक ही पेयर शेयर की थी उन्होंने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ओके। ये हो गया ऑक्सीजन के केस में। अब देखते हैं नाइट्रोजन के केस में, ठीक है। अब नाइट्रोजन क्या करता है वो देखते हैं। अब नाइट्रोजन के केस में देखते हैं, कार्बन के बाद में कौन सा देखा था हमने? हाइड्रोजन देखा था, हाइड्रोजन देखा था, बाद में ऑक्सीजन देखा था। अब नाइट्रोजन देखने वाले हैं। नाइट्रोजन किस तरह से होगा? 2 और 5 7 उसका ये है। नाइट्रोजन 2 और 5, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन जरूरी है उसको। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अपने डायग्राम निकालते हैं। ये हो गया नाइट्रोजन और 5 है, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब दूसरा नाइट्रोजन यहां पे निकालो, 1 2 3 4 5 आ गया। अब क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन से क्या करेगा? गेन, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बॉन्डिंग कैसे बनेगा बच्चों? कि लाइक दिस, ये हो गया 3 और 3 6 7 8 लाइक दिस, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आ गया समझ में। 3 + 3 6 और 2 8, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इस तरह से बनेगा, आ गया। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन उसको मिल गए, कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया भाई। तो इसने क्या किया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। कितने पेयर किया? 3 पेयर, 1 2 3 पेयर शेयर किया। पेयर माने इसका इलेक्ट्रॉन दूसरे का इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं एक पेयर। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 3 पेयर। तो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए बच्चों इसने? 3 कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं उसको, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पहले समझा था आपको। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, देन ऑक्सीजन का डबल हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का।
ये कैसे पॉसिबल होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा बॉन्ड बनता है यहाँ पे? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर होगी, डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर होगी, सिंगल बॉन्ड बोलना जरूरी नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर होगी। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हिसाब से। तो इसको थोड़ा सा बेसिक ध्यान में रखो, फिर बाद में हम कार्बन के ऊपर जाते हैं कि कार्बन कितना शेयर करता है और कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब एक कार्बन कंपाउंड जो बनते हैं ना, वो बहुत पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलो या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बोल दो, बिकॉज ऑफ, अब उसका रीजन मैं बता दो कैसे। तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा, साथ में कॉपी किया करो या फिर वीडियो पॉज करके कॉपी किया करो। ओके, रजिस्टर में उतारा। अब कार्बन का 6 और 2 और 4 है। अब यदि इसने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इसका कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, कितने शेयर? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो। अब 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, वो भी बात सही है। किसके भी साथ? अब ज्यादातर कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है, ज्यादातर हाइड्रोजन के साथ। तो इसके कौन से कंपाउंड बनेंगे बच्चों? हाइड्रोकार्बन, है ना? सीखे हमने हाइड्रोकार्बन, कौन से बॉन्ड बनेंगे? हाइड्रोकार्बन। लेकिन हाइड्रोजन से ही क्यों वो बॉन्डिंग करता है वो भी देख लेते हैं। लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? ज्यादातर 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे नहीं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि गुड कंडक्टर या फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो होगा नहीं, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। सीधी सी बात है, हाइड्रोजन हाइड्रो कंपाउंड। ठीक है, अब देखते हैं ये हाइड्रोजन के साथ ही क्यों दोस्ती बढ़ाना चाहता है, हाइड्रोजन ही क्यों? अब थोड़ा सा सोचो, कार्बन को लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसको 4 इलेक्ट्रॉन जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए कंपाउंड करने के लिए। अब एक ही एटम ऐसा है हाइड्रोजन, बाकी के साथ भी बनाता है नो डाउट, लेकिन बहुत कम बनाता है जिससे उसको चाहिए हाइड्रोजन के हिसाब से। तो हाइड्रोजन हैविंग द 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट, हाइड्रोजन को बहुत जरूरी है स्टेबल करने के लिए। तो वो क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन से बनाएगा। अब तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के लास्ट शेल में 4 है, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। फिर कैसा करेगा बच्चों? अब उसको यदि कार्बन के साथ हाइड्रोजन का कंबाइन करना हो या फिर कोवैलेंट बॉन्ड बनाना हो तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे? सोचो सोचो सोचो, अरे थोड़ा सा सोचा करो, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाता हूं। अब देखो, कार्बन है, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस डॉट फिगर, क्रॉस डॉट डायग्राम बोलते हैं उसको। इसमें एक तरह से क्रॉस आता है और एक डॉट आता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूं आपको। कार्बन हैविंग द लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ओके, मैंने निकाल दिया। अब हाइड्रोजन मुझे सभी केस में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन उसी वक्त शेयरिंग करने के कार्बन को कितनी चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब हाइड्रोजन कितने लगने वाले हैं? 4 हाइड्रोजन लगने वाले हैं। ये हो गया हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन। आ गया? क्लियर? अब देखते हैं बॉन्डिंग का समझता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से बनेगा, हाइड्रोजन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ये हो गया। हाइड्रोजन कार्बन का, यहां पे कार्बन बना देता हूं, इसका 1 बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन कार्बन का, इसका भी 1 बॉन्ड बन गया, और हाइड्रोजन कार्बन का, इसका भी 1 बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन का काम हो गया, हाइड्रोजन का काम हो गया क्योंकि उसको डुप्लेट मिल गया।
अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन के खुद के 4 है और हाइड्रोजन के भी 4 उठाएगा, तो कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ऑक्टेट। तो इस तरह से वो अपनी नीड कंप्लीट करेगा बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड। अभी ये स्ट्रक्चर को हम ऐसा बोलते हैं, उसको CH4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड CH4, इसको बोलते हैं मीथेन, इसको बोलते हैं मीथेन। मीथेन क्या होता है, बायोगैस। सर बायोगैस माने अरे यार CNG बोलो, है ना, या फिर गोबर गैस बोलो काउडंग के हिसाब से, ये बायोगैस, बायोगैस। CH4 हाइड्रोजन के 4 और कार्बन का 1, हाइड्रोजन के हर एक के इलेक्ट्रॉन एक एक, कार्बन का भी एक एक इलेक्ट्रॉन करके शेयर करेगा, कार्बन हाइड्रोजन का लेके शेयर करेगा एंड फॉर्म ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड कॉल्ड एज द CH4 मीथेन व्हिच इज अ बायोगैस। आ गया एकदम क्लियर कट समझ में। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। अब ये क्या होता है देखते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब ये क्या होता है, अब ये तो कार्बन की फॉर्म होते हैं, वो जो है ये केमिकली या फिर उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, और फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल PHYSICAL फिजिकल प्रॉपर्टीज ये रहती है डिफरेंट। ध्यान में रखो, एलोट्रॉप्स किसको कहते हैं, कार्बन की फॉर्म, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग रहती है, डिफरेंट रहती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी माने क्या, फिजिकल माने उसका दिखना या फिर उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो किस तरह से फिजिकली वो दिखता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। फिजिकली माने उसका फिजिकली स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है, उसका केमिकल बॉन्डिंग, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है, वो इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही रहती है सभी एलोट्रॉप्स। तो एक देखते हैं। तो इसमें एलोट्रॉप्स में एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, और दूसरा है नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म देख लेते हैं किस तरह से। क्रिस्टलाइन माने उसके फोड़ने से थोड़े थोड़े टुकड़े निकलते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। और नॉन क्रिस्टलाइन माने एमोर्फस भी बोलते हैं उसको, एमोर्फस। जब टॉपिक आएगा तो मैं लिख के दूंगा। नॉन क्रिस्टलाइन माने उसकी पाउडर बनती है, उसकी पाउडर बनती है। सपोज कांच टूट गया तो उसके कैसे क्रिस्टल आते हैं, तो इस तरह से क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गया। लेकिन जो नॉन क्रिस्टलाइन है उसको हमने बिटअप किया और बिटअप किया तो उसका पाउडर निकलता है, उसको बोलते हैं एमोर्फस। ठीक है, तो ये हो गया क्रिस्टलाइन फॉर्म। पहला तो आ गया डायमंड। ठीक है, डायमंड हीरा, डायमंड हीरा सदा के लिए। डायमंड देखा हो ना, अब कौन से भी डार्क, फुल डार्क पोर्शन है और डायमंड रखे हुआ है तो वो वहां से भी रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कंसेप्ट भी देखेंगे हम, उसका मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कारण वो कहां से भी चमकता है, बहुत ब्राइटन ज्यादा रहता है उसका, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन जो ज्यादा रहता है उसके कारण डायमंड महंगा है। डायमंड जितना छोटा या फिर व्हाइट कलर का उतना ज्यादा महंगा रहता है। ओके, अब डायमंड, डायमंड का फिजिकल स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ये फिजिकल स्ट्रक्चर है उसका। अब फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरह से है वो तो पता है आपको, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे। एक तो पहले किसके साथ उसकी रिएक्शन होती नहीं,
डायमंड की किसके भी साथ रिएक्शन होती नहीं, तो नो रिएक्शन बाय द एसिड और बेस, एसिड से और बेस से रिएक्शन होती नहीं उसकी, ओके। और डज नॉट डिसॉल्व, डिसॉल्व होता नहीं कौन से भी सॉलिड और सॉल्व सॉल्यूशन में, कौन से भी सॉल्यूशन में डायमंड डिसॉल्व होता नहीं, ठीक है। वन ऑफ द टफेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन का फॉर्म है डायमंड, ओके। ये हो गया, रिएक्शन किसके साथ होती नहीं, डिसॉल्व भी किसके कौन से भी सॉल्यूशन में होता नहीं, उसका मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, इतना करने पे वो पिघलता है, ओके। उसका ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। उसकी डेंसिटी, डेंसिटी है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूब में 3.5 सेंटीमीटर 3.5 ग्राम रहता है, तो उसकी डेंसिटी इतनी रहती है। तो ये ज्यादातर उसकी प्रॉपर्टी है। एक तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने के कारण बहुत टफ रहता है, उसका बॉन्डिंग, इंटरनल बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग रहता है। आपने देखा होगा डायग्राम में कि किस तरह का उसका बॉन्डिंग है, ओके। अब डायग्राम या फिर उसका स्ट्रक्चर यदि देखा होगा आपने तो उसका कैसा रहता, देखो एक उसमें का एटम किसके साथ कितने जनों के साथ अटैचमेंट रहता है, देखो 1 2 3 4 इतने बॉन्ड रहते हैं। एक एटम कितने एटम के साथ ज्वाइन अप रहता है, 1 2 3 4। सपोज ए भी ब्रेक हो गया तो बाकी के 3 बचे हुए, सपोज ए भी ब्रेक हो गया तो बाकी के 2 भी बचे हुए, इसीलिए वो वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, 4 एटम को लेके चलता है या फिर 4 एटम से उसका बॉन्डिंग रहता है, तो वन ऑफ द हार्डेस्ट, ज्यादातर इजी तरह से उसके बॉन्ड ब्रेकअप नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसका यूज क्या करते हैं वो तो पता ही है, डायमंड ज्वेलरीज में या फिर कौन सा ग्लास कटिंग में यूज होता है, सर्जरी में आजकल यूज होने लगा है उसका, तो बहुत सारे यूजेस हैं उसके। तो ये डायमंड की हिस्ट्री है, ठीक है। अब दूसरा एलोट्रॉप देख लेते हैं, ग्रेफाइट। ये सब किसके फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये सब क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट देख लेते हैं। ग्रेफाइट का बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है देख लो आप। ग्रेफाइट लेयर बाय लेयर बनता है, लाइक दिस, इस तरह की उसकी लेयर बनती है, ठीक है। अब ये जो है थोड़ा सा ब्रिटल होता है, ब्रिटल और पाउडर भी बनती है जल्दी, थोड़ा सा स्लिपरी भी रहता है, थोड़ा सा स्लिपरी भी रहता है। तो ये स्लिपरी होने के कारण पाउडर, POWDER, पाउडर फॉर्म में, और स्लिपरी होने के कारण लुब्रिकेंट में इसका यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट में इसका यूज किया जाता है बच्चों। ग्रेफाइट है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ब्रिटल है, थोड़ा सा बिटन करने से उसका क्या बनता है, पाउडर फॉर्म में आ जाता है। फिर स्लिपरी, लुब्रिकेंट इसमें उसका यूज होता है। उसकी डेंसिटी, उसकी डेंसिटी 1.6 से 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसके रेंज में उसकी डेंसिटी रहती है। अब ग्रेफाइट की जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है ये लेयर बाय लेयर घूमते रहते हैं, जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा है कि लेयर बाय लेयर घूमते रहते हैं, इस तरह का लेयर रहता है हेक्सागोनल। तो हम निकाल के देखते हैं इस तरह का, ये वाला लेयर, ठीक है, ये पूरे एटम रहते हैं इस तरह का। अब ये एक इलेक्ट्रॉन, जैसे डायमंड में 4 इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट रहते हैं, उसका बॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन से रहता है। इसका जो बॉन्डिंग है, अब देखो आप सोचो कितने एटम से उसका बॉन्डिंग है। देखो एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, एक ये हो गया
एक इसके एटम से और ये इसके एटम से। सो 3 एटम से उसका अटैचमेंट रहता है। कितने एटम से बच्चों? 3 एटम से, क्योंकि लेयर बाय लेयर, एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, तो ऐसे करके करके नीचे वाले लेयर का एक एटम और पास वाले 2 एटम उसका अटैचमेंट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेफाइट। ये क्या सीख रहे बच्चों? एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। सेकंड नंबर, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है ग्राफाइट। ग्राफाइट जो पेंसिल में होता है ना, वो व्हिच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी आप पेंसिल लिखते हो ना पेपर पे या फिर रजिस्टर पे डायग्राम निकालते हो, वही ग्राफाइट है और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी यूज किया जाता है। तो ये है ग्राफाइट। ओके, चलो थर्ड वन देख लेते हैं, एलोट्रॉप्स फुलरेन। ये नाम फुलेर नाम का जो साइंटिस्ट था, उसके नाम पे रखा गया हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फुलरेन का बकमिनिस्टर फुलरेन ये आता है C60 करके आता है, C60। ये भी कार्बन वाला एलोट्रॉप है, बकमिनिस्टर फुलरेन साइंटिस्ट का नाम है। इसके हिसाब से उन्होंने आर्किटेक्चर, जैसे यहाँ पे बताया कि आर्किटेक्चर किस तरह का है, लाइक ए फुटबॉल है। बहुत सारे टाइप से इसमें 660 भी आता है, 670 भी आता है, 678 भी आता है। ये सब फुलरेन के टाइप्स है, ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है इसमें। फुलरेन ये ज्यादातर सूट में मिलता है। अब ये सूट क्या है बच्चों? सूट इसका मतलब व्हीकल जो रहते हैं जहां से धुआं छोड़ते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर साइलेंसर का जो पाइप दिया हुआ है उसमें जो कार्बन की लेयर बनी हुई रहती है उसको बोलते हैं सूट। और सूट में बहुत माइन्यूट लेवल पे ये फुलरेन अपने को मिलता है, लाइक फुटबॉल शेप। ये फुटबॉल जो आर्किटेक्चर है, ये फुलेर नाम के साइंटिस्ट ने थोड़ा सा इन्वेंट किया हुआ है, तो इसका नाम भी बकमिनिस्टर फुलरेन करके रखा गया है। C60 उसको बोलते हैं, C70 भी टाइप है और 78 एंड सो ऑन, बहुत सारे टाइप है इसमें। दिस इज कॉल्ड एज द फुलरेन।